नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो पिछले दिनों एक वीडियो सर्कुलेट हुआ है जिसमें हम देख सक रहे हैं कि एक अधिकारी जो है, एक सरकारी अधिकारी, एक डीएम जो है, एक शादी में जाकर के लोगों के साथ थोड़ी सी सख्ती से बाहर निकलने के लिए कहता है, शादी छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि वो कर्फ्यू का वक्त होता है जिसमें किसी भी तरह के कोई आयोजन या कार्यक्रम को इजाज़त बिल्कुल नहीं होती है। उस वक्त वो शादी हो रही होती है तो डीएम साहब जाकर के लोगों को बाहर होने के लिए कहते हैं। वो डीएम साहब जिस तरीके से एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद इसका तो चेहरा दिखना चाहिए अगर कला। क्या नाम है तुम्हारा, बताओ। मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में इसको फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्विस ऑफ ड्यूटी अरेस्टेड। आउट। चलो बाहर निकलो, बाहर निकलिए, बाहर निकलिए, गेट आउट इमीडिएटली। इनको डंडा मारो यार। पीपल हैव वायलेटेड गवर्नमेंट ऑर्डर विलफुली, अरेस्ट हिम। ऑनलाइन बाहर निकलो, बाहर निकलो सभी लोग, बाहर निकलो। There's a permission on that for the 50 people. Permission is till 10 PM. No sir. Him also. इन सबका नाम नोट करिए, 188 में बुक करिए, इन सबको लॉकअप में लेके जाइए, लॉकअप में लेके जाइए, लॉकअप में लेके जाइए। परमिशन इज फॉर मैरिज, नॉट फॉर मैरिज बियॉन्ड 10 PM. ओके, यू पीपल आर एजुकेटेड। पूरे दिन भर प्रचार हो रहा है यहाँ पे। टुमारो ऑनवर्ड्स मानिक्या कोर्ट एंड दिस गुलाब बागान आर बैंड. They will not be allowed to function for next 1 year as marriage halls. All these people who are assembled here, they have violated the order under section 144 Criminal Procedure Code, and they will be prosecuted under 188 of Indian Penal Code. They will all be arrested right now. Unfortunately, these are educated, rich people. They are behaving like this. So what about the poor people who are not educated? Agartala Municipal Corporation area, in affected areas, we are giving permission to 50 people. In less affected area, 100 people for marriage. The permission is not beyond 10 PM. At 10 PM, the marriage halls have to be closed. You all are hand in gloves with these people. मैं इधर थोड़ी देर पहले गया था, पुलिस गाड़ी यहाँ खड़ी थी, फिर भी ये सब यहाँ चल रहा है। इसका मतलब पुलिस इनके साथ मिली हुई है। Unfortunately, I have to recommend suspension, immediate suspension of West अगरतला पुलिस स्टेशन OC. शादी का जो परमिशन है, इसमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसमें सिर्फ डेट और किसका बीच में शादी हो रहा है और कौन सी जगह पे हो रहा है ये लिखा रहता है। अनफॉर्चुनेटली उसमें कोई टाइम मेंशन नहीं था। What time is the night curfew? Night curfew is 10, but Then- if the auspicious time is 11, then what can we Then do? you do at your home, inside your room, not in a marriage hall. You please read 144 order carefully. You seem to be an educated man. Don't talk like a bloody villager, uneducated person. Sir, don't talk to me like this. I'm a surgeon. Okay. You catch hold of this guy, obstructing public servant on duty. Catch hold of him. कौन है? लाइए। Hey, सरोज, My sister's married. इधर हो। That's why you're violating. You should be arrested first of all. They are making a mockery of the system. So, at Ajke, this is a message to all the people who are violating it knowingly, that this will not be tolerated. जाहिर सी बात है, जो शादी के जो जो जिनके घर में शादी है वो आते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, वो लेटर दिखाते हैं कि परमिशन है उनके पास में। वो डीएम साहब उसी वक्त जो महिला के हाथ से लेटर लेकर के फाड़ देते हैं। वो आगे जाते हैं, लोगों से और बाहर निकलने के लिए कहते हैं। और एक जो इस पूरे प्रकरण में सबसे ज़्यादा लोगों को आहत करने वाली बात ये लगी कि जो डीएम साहब है वो एक पंडित को, जो कि उस शादी करवाने के लिए जो वहाँ आया होता है, उसे जो है धक्का या फिर यूं कहें जो चाटा जड़ देते हैं कि बाहर निकलिए। और उसके बाद वो अंदर जाकर के जो दूल्हा होता है उसका भी कॉलर पकड़ करके थोड़ा सा धक्का दिए जैसे हरकत करते हैं कि वो बाहर निकले, जल्दी से जल्दी जगह को खाली करें। वो दुल्हन से भी चिल्ला कर कहते हैं कि बाहर निकलिए। वो लगभग सबको ये कहते हैं कि आप कर्फ्यू के वक्त में हैं, आप कर्फ्यू के वक्त में ये आयोजन नहीं कर सकते हैं। वो क्रोधित होकर बहुत लोगों को गिरफ्तार करते हैं। वो लोग जो उनसे आर्गुमेंट कर रहे हैं वो उन्हें कह रहे हैं गिरफ्तार करिए। और ये लोगों को ये गलत लगा कि इस तरीके का व्यवहार नहीं होना चाहिए। मगर आप ये सोचिए, इस समय जब ये अदालत ये कहती है कि ये नेशनल इमरजेंसी का वक्त है, ये आपदा एक बहुत खतरनाक रूप ले चुकी है, वो सरकार को रोज़ाना इसके लिए जो लताड़ती है कि सरकार के हाथ से ये एक तरीके से ये पूरी बीमारी ये आपदा बाहर निकल गई है। जो सरकारी तंत्र है, जो सरकार है, वो विफल हुई है। वो सरकारी जो अथॉरिटीज़ है, जो सरकारी संस्थान है, उनको ये कहती है कि ये एक तरीके से ऑक्सीजन की कमी के कारण अगर नागरिकों की जान जाती है तो एक तरीके से नरसंहार है। और इस नरसंहार के लिए वो जिम्मेदार जो है सरकारी वो संस्थान है उसे ठहराती है। तो ऐसे वक्त में जब अदालतें
अदालतें, जो संस्थान है, जो सरकार है, जो उनकी संस्थाएं हैं, उन्हें नरसंहार का आरोप लगा रही है। ऐसे वक्त में आखिर कैसे किसी जगह पर कोई शादी जैसा आयोजन किया जा सकता है, वो भी उस वक्त पर जबकि कर्फ्यू लगा हुआ है। परमिशन थी, हो सकता है परमिशन होगी उनके पास में। वो दिखा रहे हैं कि उनके पास 26 तारीख की परमिशन है, 27 अप्रैल की उनके पास में परमिशन है, और डीएम साहब ये कह रहे हैं कि कर्फ्यू की परमिशन नहीं है। वो लेटर लेकर के फाड़ देते हैं, और जब आर्गुमेंट किया जाता है जिनके भी तरफ से, तो उन्हें कहते हैं गिरफ्तार करिए। आगे चलकर वो सबको बाहर करते हैं। वो थोड़े से सख्त लहजे में, अगर देखा जाए तो ये उतना भी सख्त लहजा नहीं है। हमने जो बड़े बड़े अधिकारी है जिनकी जिम्मेदारी है कि देश को सुचारू रूप से चला सके, ईमानदारी से जो कानून है उसका इम्प्लीमेंट करा सके। तो ईमानदारी की अगर हम बात करें, अगर ईमानदारी से किसी चीज को लागू करना है और अगर लोगों को इसकी आदत नहीं है तो थोड़ा सख्ती करना पड़ता है। वो हो सकता है लोगों को इस रवैये की आदत नहीं है, इस तरीके से सख्ती की आदत नहीं है, इसलिए वो ऐसा व्यवहार, या फिर इसलिए वो इस चीज को ये गलत कह रहे हैं। फिर जो डीएम साहब है वो सबसे बाहर निकलने के लिए कहते हैं, और फिर हम ये वीडियो में देख सकते हैं कि शायद वो बाहर वाला गेट है जिसके पास वो जो दुल्हन का जो भाई है वो उनसे आर्गुमेंट करते हैं। वो खुद को सर्जन बताते हैं, वो खुद को डॉक्टर बताते हैं, और ये भी बताते हैं कि वो रोज़ाना जो कोविड पेशेंट है उनको अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखते हैं। तो ऐसे तो इसके साथ जो उन्हें जो सेंसिटिविटी है, जो संवेदना, जो सतर्कता, जो हालात है, उनसे वो बखूबी वाकिफ है। वैसे वक्त में भी उनका ये शादी में सम्मिलित होना भी निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सवाल उठाता है कि डॉक्टरों जैसे जो जिम्मेदार लोग हैं, जो बखूबी इस चीज़ को बाकी जो नागरिक हैं उनके इतर जो ज़्यादा जानते हैं, ज़्यादा पहचानते हैं, इस हालात को जो हाथ से बाहर जा चुके हैं, जो लोगों की जान जा रही है, ऐसे वक्त में वो कैसे इस एक तरीके से शादी का जो आयोजन कर सकते हैं। तो हम वीडियो में देख सकते हैं कि वो डीएम साहब से आर्गुमेंट करते हैं कि आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते, आप हमारे पास परमिशन है, और हम जो है वो परमिशन के तहत कर रहे हैं। डीएम साहब उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कहते हैं। बाद में जो है ये वीडियो वायरल होने के बाद में एक तरीके से पूरे जो सोशल मीडिया है उसमें डीएम साहब के खिलाफ जो है एक तरीके से लोगों का गुस्सा नज़र आता है। लोग कहते हैं कि तुरंत इन्हें बर्खास्त किया जाए, इस तरीके का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं कि जो ये बड़े अधिकारी है, ये जो बड़े लोग हैं, वो ये जिनके पास में ताकत है, जिनके पास में ताकत है लोगों की मदद करने की, या फिर लोगों को सुरक्षित रखने की, या फिर लोगों के लिए कानून बनाने की, तो आप क्या चाहते हैं कि ये लोग जो है वो कुछ बड़े लोगों के, जो रसूखदार लोग होते हैं, जो पैसे वाले जो लोग होते हैं, जो नेता होते हैं हमारे देश में, जो बड़े बड़े ओहदे के जो लोग होते हैं, उनकी सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते रहें, या फिर उनके आदेश पर सिर्फ काम करते रहे। ये खुद से एकदम स्वतंत्र होकर के कोई काम न करें। अगर इन्हें लगता है कि इनके ज़िले में जो हालात है वो ठीक नहीं है, और ऐसे अगर उन्हें लगता है कि उन हालातों में ऐसे आयोजन ठीक नहीं है, तो आप क्या चाहते हैं कि वो पहले प्रधानमंत्री जी से परमिशन ले और उसके बाद आप पर ऐसी कोई कार्रवाई करें। खासतौर पर सोनू निगम जी का इस वीडियो के बाद में जो रिएक्शन आया वो बड़ा ही अचंभित करने वाला है। वो कहते हैं कि वो पहली बात तो ये कि मैं ये नहीं जानता कि शादी के जो गेस्ट उन्होंने परमिशन ली थी कि नहीं ली थी प्रॉपर्ली, लेकिन डीएम साहब ये क्या तरीका है? हम किस देश में रह रहे हैं? अपनी ताकत पे इतना घमंड? अरे घमंड तो प्रधानमंत्री मोदी को भी नहीं है। वो भी लोगों से अगर बात करते हैं तो तमीज से बात करते हैं। आप डीएम हो के आप सिर्फ डीएम है भाई साहब, और वो खासकर आज के दौर में जब सारी दुनिया परेशान है, खासतौर से भारत, हिंदुस्तान में त्राही मची हुई है, परेशान है लोग, दुखी हैं, फिर आसपास लोगों की मृत्यु देख के वैसे भी दिल दहल जाता है लोगों का। मैं कुछ नहीं कहूंगा आपको सजा मिलनी चाहिए, या आपको आपकी जिस जगह पे आप डिजर्व नहीं करते आप वहाँ बैठे हुए, आपको वहां से हटाना भी बहुत जरूरी है। सोनू निगम जी ये कहते हैं कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है कि जो आयोजन थी उसकी परमिशन दी गई या नहीं। तो पहली बात तो बिना जानकारी के वो उनका किसी मुद्दे पर या फिर किसी विषय पर अपना विचार रखना, ये पहली बात तो एक तरीके से
मजबूत बात नहीं है, तो ऐसा उन्हें करने से बचना चाहिए। बिना जानकारी के किसी मसले पर बात नहीं करना चाहिए उन्हें। वो कहते हैं कि वो नॉर्मली जो है अपने जीवन पर, अपने लाइफ पर वीडियो बनाते हैं, लेकिन उन्होंने इस वीडियो को देखकर वो बता रहे हैं कि उन्होंने ऐसी चीज़ देखी जिसके वजह जो वो खुद को रोक नहीं पाए अपने विचार लोगों के सामने वो रखने के लिए। इसका मतलब ये है कि सोनू निगम जी ने पहली बार ऐसा कुछ देखा है। अब तक के उन्होंने जो कोरोना की मौतें हैं वो नहीं देखी, जो ऑक्सीजन की कमी है वो नहीं देखी, जो सरकारी जो विफलताएं हैं वो नहीं देखी, किसानों के जो आंदोलन जो चल रहा है इतने सालों इतने वक्त से वो नहीं उन्होंने देखा, और जो यूनिवर्सिटीज़ जो छात्रों पर जो अत्याचार जो सरकार कर रही है उन्होंने वो नहीं देखा। उन्होंने योगी आदित्यनाथ का व्यवहार नहीं देखा। इस कोरोना के काल में जो FIR जो NSA जो एक तरीके से जो पूरा कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्होंने वो नहीं देखा। उन्होंने नहीं देखा कि किस तरीके से जो सत्ताधारी जो सनक है वो किस तरीके से आम जनता के साथ व्यवहार करती है। इसके आप अगर YouTube पे सर्च करें तो बेइंतहा जो इसके वीडियो है वो आपको मिल जाएंगे कि किस तरीके से जो जनता के प्रतिनिधि है, जिनसे हम एक आचार, एक व्यवहार, एक आदरणीय व्यवहार की अपेक्षा करते हैं, वो किस तरीके से कितने खराब लहजे में या फिर कितने मर्यादित तरीके से जो जनता से व्यवहार करते हैं। लेकिन सोनू निगम जी ने इसे आज तक नहीं देखा। किस तरीके से सरकार की इस पूरे आपदा में गलती रही, आप उस पर बात नहीं करते हैं। आप बात नहीं करते हैं कि किस तरीके से जो एक्टिविस्ट है, जो जर्नलिस्ट है, जो सरकार के खिलाफ जो सच्चाई दिखाता है उस पर किस तरीके से कानून का इस्तेमाल किया जाता है। जो सरकार का जो व्यवहार है, अपने जो विरोधी है, जो अपने जो क्रिटिक्स है उनके प्रति जो सरकार का जो व्यवहार है उस पर आप बात नहीं करते हैं। जो आंदोलन होते हैं, जो शिक्षकों के आंदोलन होते हैं, जो बैंक कर्मचारियों के आंदोलन होते हैं, जो फैक्ट्री कर्मचारियों के आंदोलन होते हैं, जो दलितों के आंदोलन होते हैं, आप किसी भी तरीके से जो मुसलमानों पर जो अत्याचार होता है, दलितों पर जो अत्याचार होता है एक खास वर्ग के द्वारा, तो आप उस पर बात नहीं करते। मुझे शर्म की बात है कि आप इस देश के नागरिक, इस देश से पूरा यश और इस धन हासिल करने के बाद भी आपने अभी तक के मुद्दों पर जो देश राष्ट्र के हैं उन पर कोई बात नहीं की। आप आमतौर पर जो है अपने से जुड़े वीडियो बनाते हैं। तो आप एक नागरिक है इस देश के, आपका भी विचार होना चाहिए। निश्चित तौर पर ये जितना हमारा देश है उतना आपका भी देश है, जितना नेताओं का देश है उतना आपका भी देश है। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो है अपने विचार सामने रखें, क्योंकि आपके जो एक फॉलोवर की जो क्वांटिटी है वो भी आपको फॉलो करते हैं। तो आप अगर कोई बेहतर जो संदेश है किसी मुद्दे को लेकर के अगर देते हैं, कोई अगर सच्चाई अगर बताते हैं, तो आपके जो फॉलोअर्स हैं उनमें एक तरीके से बदलाव आएगा। वो सुनेंगे अच्छी चीज़ को, और आपके ज़रिए हो सकता है कि आप देश की जो जनता है उसे एक तरीके से एक अच्छे व्यवहार के लिए, एक सच्चाई जानने का जो उनका हक है, जो सरकार का जो अत्याचार है उसके खिलाफ आप उन लोगों को जागरूक कर सके। सोनू निगम ने ये नहीं देखा कि किस तरीके से फिल्म स्टार्स जो है वो अपने स्टारडम के नशे में जनता के साथ व्यवहार करते हैं या फिर आपस में किस तरीके से व्यवहार करते हैं। तो सोनू निगम जी ने कुछ नहीं देखा। ऐसा लगता है वो इंडस्ट्री में अभी पैदा हुए हैं। वो निश्चित तौर पर बड़े सिंगर है। हमने बहुत सारे सिंगरों को भी देखा है कि वो किस तरीके से कई बार वीडियो में जो है, कई बार जो कैमरे के सामने एक तरीके से बदसलूकी करते हुए नजर आते हैं। तो सोनू निगम जी ने ऐसा लगता है कुछ नहीं देखा। जो ये सोनू निगम जी वीडियो में जिक्र करते हैं कि डीएम साहब की जो उम्र है वो 35 साल के आसपास वो बता रहे हैं, वो जो, और उसके साथ ये कहते हैं कि ये बहुत कम है। तो सोनू निगम जी जो उम्र से है वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जिस जगह पर है, जो डीएम की जो पोस्ट होती है वो कोई मामूली नहीं है। आप पूरा जीवन लगा करके भी उस जगह पर नहीं पहुंच सकते। ऐसा कहना उचित नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से सोनू निगम जी ने सामने आकर के डीएम साहब का एक तरफा जो गलती बताया, वो कहीं ना कहीं परेशान करने वाली बात है। सोनू निगम जी का क्वालिफिकेशन क्या है, सोनू निगम जी के पास क्या योग्यता है पता नहीं, लेकिन वो सिंगर है, आवाज़ है उनमें जो उनका जो हो सकता है कि प्राकृतिक हो, वो उन्होंने उसे और निखार ला करके जो एक बड़े सिंगर के रूप में वो इस देश में जाने माने जाते हैं। लेकिन ये जो डीएम होते हैं, जो कलेक्टर होते हैं, मैं चाहूँगा कि सोनू निगम जी इनके बारे में भी पढ़ें कि ये ऐसे ही नहीं बन जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके इस पद तक पहुँचते हैं, और सरकारी जो महकमा है उसमें सर्वोच्च स्तर के अधिकारी होते हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है सरकारी आदेश को जनता पर लागू करने की, जनता को उसका पालन करवाने की। तो इस व्यवहार में, इस बंदिश में अगर वो किसी थोड़ी और बहुत जाति करते हैं सिर्फ कानून को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, और आपको सिर्फ ये दिखता है कि शादी एक
खास जो वक्त होता है, निश्चित तौर पर एक खास समय होता है किसी भी परिवार के लिए या फिर दूल्हा दुल्हन या फिर उसके परिवार वालों के लिए, और आप ये कहते हैं कि जो पंडित पर जो हाथ उठाया वो बहुत गलत है, तो महोदय जी, जो लाशें जो जल रही है, जो लोग जो रोज़ मर रहे हैं, जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वो इसी कारण हो रही है कि लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे से जो ये वायरस है उसको स्प्रेड कर रहे हैं। और आज ये हालत है कि जो अस्पताल है जो वो उसकी कैपेसिटी के बाहर जो हालात चले गए हैं, जो ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, तो कोई चीज़ की आज उपलब्धता नहीं है, तंत्र जो है पूरी तरीके से विफल हुआ है। तो ऐसे वक्त में आप किस तरीके से आखिर ऐसी शादियों को, वो भी रात के समय कर्फ्यू के वक्त में, आप इसे जस्टिफाई कर सकते हैं? और जो अधिकारी है जो स्वतः रूप से एक तरीके से ईमानदारी से अगर कहे कि कानून लागू करने गया और उसके करते हुए उन्होंने अगर थोड़ी बहुत सख्ती कर दी तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई, तो ये अफसोस की बात है। हम ये विचार करते हैं कि हमारा ये ख्याल होता है कि हमें सिंघम जैसा कोई अधिकारी चाहिए, हमें वो अधिकारी चाहिए, हमें फिल्मों के वो अभिनेता जैसे अधिकारी चाहिए जो कि पूरे सिस्टम को, या फिर जो कि गुनहगार है उन्हें एक तरीके से बहुत ही जानलेवा जो व्यवहार करते हैं उनके साथ में। हमें ऐसे अधिकार हमें ऐसे हम चाहते हैं कि ऐसे हमारे पास में अधिकारी हो, ऐसे हमारे पास में अफसर हो जो कि कानून को सर्वोपरि रखे, न पंडित को देखे, न मौलवी को देखे, न ओकेजन को देखे, और कानून को सिर्फ कानून के तहत वो काम करें। तो ऐसे वक्त हम ऐसे लोगों के जो है वो डिमांड करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में अगर किसी के साथ ऐसी कोई उस जो कानून का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसकी प्रोसेस में अगर कुछ गलत हो जाता है तो हम उसे गलत कहते हैं। तो इसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि तो इस वक्त जो है वो कानून सर्वोपरि है, भावनाओं का इस वक्त कोई काम नहीं है। भावनाएं जो है वो जो अस्पतालों में दम तोड़ रही है, तो भावनाओं से हमें काम नहीं लेना है, हमें सबसे ज़्यादा जो कानून की ज़रूरत है। और ऐसे अधिकारी जो डीएम साहब है, निश्चित तौर पर वो तारीफ के योग्य है कि उन्होंने पूरी ईमानदारी से जो बिना जो कार्यक्रम है उसका ख्याल किए, जो कानून है उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश किया। लेकिन हालांकि इनका जो व्यवहार था वो थोड़ा सा रूड हो सकता है कि लेटर फाड़ा, लोगों को वो गलत लगा। हालांकि कर्फ्यू का वक्त था, अगर वो लेटर का परमिशन कर्फ्यू के पहले है तो उसकी कोई अभी तो मान्यता नहीं होगी यकीनन, क्योंकि वो कर्फ्यू का वक्त है। लेकिन उसके बाद भी जो सरकारी डॉक्यूमेंट है उसका सम्मान किया जाना चाहिए, ऐसे पब्लिकली उसे फाड़ना नहीं चाहिए। और उसके आगे फिर वो दूल्हे को जो है कॉलर पकड़ के धक्का देते हैं, पंडित को चाटा मारते हैं। और उसी वक्त इस पूरे प्रकरण में मुझे जो गलत लगा वो ये वाक्य था कि वो दुल्हन के भाई से आर्गुमेंट करते हुए वो कहते हैं कि देहाती की तरफ बात न करें, गांव वालों की तरफ बात न करें, आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं, एक गांव वालों की तरफ बात न करें। तो डीएम साहब जो गांव वाले हैं उनका व्यवहार करने का जो लहजा है उस पर आप एक तरीके से चिन्हित कर रहे हैं कि गांव वालों का जो व्यवहार होता है, जो आचरण का तरीका होता है, आप उसे गलत कह रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि आपको थोड़ी सी अपनी जो गांव के प्रति जो सोच है उसको भी बदलना चाहिए। गांव के लोग निश्चित तौर पर बुरे नहीं होते हैं, वो काफ़ी सभ्य होते हैं। और मैं खुद क्योंकि एक गांव का नागरिक हूँ, सिकंदरा गांव का नागरिक हूँ, तो मैं इस चीज़ को भली भांति जानता हूँ कि शहर के मुकाबले जो गांव की जो जनता होती, गांव के जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा पोलाइट होते हैं, एक तरीके से सरल व्यवहार के होते हैं। अगर किसी की मदद करना हो तो एक के बजाय 10 आ जाते हैं किसी की मदद करने के लिए, किसी से प्रेम से बात करने के लिए, या फिर किसी भी तरह की बात हो, किसी पर कोई संकट आता है तो सब लोग इकट्ठा होकर के उससे लड़ते हैं। तो डीएम साहब का ये कहना कहीं ना कहीं गलत लगता है। और मुझे इस प्रकरण में बस एक ही चीज़ गलत लगी कि डीएम साहब ने जो गांव की जो व्यवहार है, विचार है, व्यवहार जो भाषा है उसे गलत कहा। तो मेरा ये सलाह है कि डीएम साहब जो गांव के प्रति अपने जो ख्याल है उसमें भी थोड़ी सी और जानकारी बढ़ाएं कि गांव के लोग ऐसे नहीं होते हैं। ये पूरा देश गांव से निकला है, ये पूरा देश गांव था, ये शहर अभी बना है, ये शहर धीरे धीरे बना है और वो गांव की जगह ही शहर बनी है, जिसे हम सो कॉल्ड विकास कहते हैं, जो गांव को खत्म करके बन रहा है। बहरहाल इसके बाद जो है वो परमिशन, वो फिर सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड होने लगा, ये सोशल मीडिया पर ये एक तरीके से स्प्रेड होने लगा कि खुद डीएम के ऑफिस ने उन्हें परमिशन दिया था और उसके बाद वो आकर के ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तो कुछ
लेटर्स वगैरह पर अगर हम ध्यान दें तो डीएम ऑफिस से जो लेटर आए हैं, जो डीएम ऑफिस से जो परमिशन आई है, उसमें साफ साफ नज़र आता है कि उन्होंने जो तारीख है केवल उसी का परमिशन दिया था। किसी तरीके का उस दिन में समय का कोई जिक्र नहीं है। तो निश्चित तौर पर अगर कर्फ्यू लागू है तो एक पर्टिकुलर समय पहले ही रिस्ट्रिक्टेड हो चुका है, तो उसके उस जो टाइम पीरियड है उससे बाहर ही हमें अपना सारा जो आयोजन है उसे करना है, खत्म करना है। तो जो डीएम साहब के ऑफिस से जो लेटर गए हैं, जो परमिशन गई है, उसमें कहीं भी कोई भी किसी भी तरीके का जो समय है कम से कम उसका जिक्र नहीं है। सिर्फ दिन का जिक्र है, कितने व्हीकल्स होंगे, क्या वेन्यू होगा, उसका जिक्र है। तो इन सब चीज़ों का जिक्र है। इसके बाद इस प्रकरण के बाद जो उनके भाई है, दुल्हन के जो भाई है, वो सोशल अपने फेसबुक पोस्ट पर एक 2-3 जो लेटर्स होते हैं उनका फोटो जो है अपलोड करके ये कहते हैं कि उनके पास में लेटर है जिसमें दिख रहा है कि समय जो है वो पहले से तय हो चुका था। डीएम ऑफिस ने जो समय के हिसाब से समय पता था उन्हें, उसके बाद परमिशन दी है। तो समय की भी परमिशन ली गई थी, उसके बाद डीएम ऑफिस से परमिशन आई है। तो लेकिन अगर जो फोटो उनके द्वारा अपलोड किया गया है उसे ठीक से अगर पूरा पढ़ें तो उसमें कहीं भी किसी भी जगह जो है वो समय का कोई जिक्र नहीं है। खासतौर पे 11:30 वो जो कह रहे हैं कि कोई जिक्र नहीं है 11:30 के वक्त का, सिर्फ दिन डिसाइड किया गया है। दिन की परमिशन ली गई है, व्हीकल की परमिशन दी गई है, जो वेन्यू है जिस जगह पर शादी होना है उस जगह की परमिशन दी गई है। बहरहाल हम देखें जो शादी वाला जो परिवार है उनका जो पक्ष है वो कहीं भी दस्तावेज के रूप में सत्यापित होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट अभी तक फिलहाल में नहीं उन्होंने रिलीज किया है जो कि समय को एक तरीके से बताए कि समय पहले से डीएम ऑफिस के नॉलेज में था। और अगर उनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है तो निश्चित तौर पर जो डीएम साहब की कार्रवाई है, वो जो लेटर फाड़ना होता है वो गलत हो सकता है, लेकिन जो पूरी की पूरा अगर हम कार्रवाई देखें तो वो निश्चित तौर पर सही है। कर्फ्यू के वक्त में आप ऐसा नहीं कर सकते। डीएम साहब ये भी कहते हैं कि उस शादी के सामने से जो रोड है वहां से 2-3 बार गुजरे। हो सकता है कि उस वक्त कर्फ्यू का जो वक्त है वो उसकी शुरुआत नहीं हुई होगी, तो वो वहाँ से गुजरते हैं और जो कर्फ्यू का वक्त लग जाने के बाद फिर वो वहाँ पर आते हैं, फिर तब वो लोगों को बाहर करते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि डीएम साहब से भी कुछ संयम का परिचय हुआ कि उन्होंने कम से कम जो नॉर्मल वक्त है, जो कर्फ्यू लागू नहीं हुआ है, कम से कम उस समय उन्होंने संयम बरता और कर्फ्यू का वक्त शुरू होने के बाद फिर उन्होंने सख्ती की। 5 जो एरिया के जो विधायक है उन्होंने भी, जो चीफ सेक्रेटरी है सरकार के, उन्हें भी एप्लीकेशन लिख करके ये आग्रह किया है कि जो डीएम साहब है उन्हें तत्काल बर्खास्त किया जाए। समाचार जो एजेंसियां हैं, जो अखबार है, जो कि न्यूज़ चैनल्स है, उन्होंने एक तरीके से इस जो व्यवहार है उसको एक तरफा जो डीएम को गलत बताया और इस पूरी कार्रवाई को गलत बताया। राज्य के मुख्यमंत्री ने भी अपने सेक्रेटरी को ये आदेश दिया कि इस पूरे प्रकरण पर एक रिपोर्ट दी जाए, और इस दौरान ये प्रकरण होने के बाद जो है ऐसा लगा कि शायद लोगों के दबाव में डीएम साहब को हटा दिया जाए। हालांकि उन्होंने कुछ दिन जो ये इंसिडेंट था उसके कुछ दिन बाद ही मीडिया के सामने आकर के अपनी जो माफ़ी मांगी अगर किसी को आहत हुआ, तो उन्होंने बताया कि किसी तरीके से उनका कोई इंटेंशन नहीं था। लेकिन उसके बाद भी ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने ये कहा कि उन्हें ये इन सब पर कोई अफसोस नहीं है, उन्होंने जो किया वो उनके हिसाब से सही है, जो कानून के हिसाब से सही है, जो वक्त के हिसाब से सही है। तो ये अच्छी बात है कि इतने सारे क्रिटिसिज्म के बाद भी एक जो सबसे बड़ा अधिकारी है वो एक तरीके से अपने जो स्टैंड है उस पर बरकरार है। तो ये वाकया होने के बाद जब सोशल मीडिया पर इसका डीएम साहब का विरोध हो रहा था, उस दौरान ये अच्छी बात रही कि जो त्रिपुरा के जो डीएम साहब हैं उन्हें एक तरीके से और एडिशनल चार्ज दिया गया। ये त्रिपुरा यूनियन डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर वो बनाए गए, जल बोर्ड मिशन के डायरेक्टर बनाए गए। वो एक तरीके से उन्हें और ज़्यादा जिम्मेदारी दी गई। ये बताता है कि सरकार कितना कॉन्फिडेंस है उनकी योग्यता पर, उनके काम करने के तरीके पर। तो हम एक तरीके से हम सिंघम चाहते हैं फिल्मों में, हम चाहते हैं कि ऐसा कोई अधिकारी हो जो बिना किसी की परवाह किए, बिना कोई वक्त की परवाह किए, बिना सरकार की परवाह किए एक तरीके से अपने आप को कानून का पालन में लगा दे और किसी भी स्थिति में कानून का पालन करवाए। तो हम
जो है सिर्फ फिल्मों में ये सब चीज़ चाहते हैं, और असल ज़िंदगी में अगर कुछ हो जाता है और अगर वो कहीं ना कहीं किसी जो धर्म से अगर वो मामला जुड़ जाता है, खासतौर पे पंडित को चाटा लगाने वाली जो बात है, तो हम एक तरीके से आहत हो जाते हैं। हम तब हम जो चाहते हैं, जो असल में जो ज़रूरत है उसे भूल जाते हैं और फिर जो गलती हुई है बस उसी पर बात करने लगते हैं। तो ये एक तरीके से हम इसे हम एक तरीके से दुगला व्यवहार कर सकते हैं। हमें ये तय करना होगा कि इस देश में जो है वो कानून सर्वोपरि होगा या महज जो भावनाएं हैं उसी पर बात करते, उसी पर ये देश चलते रहेगा। तो इन सब के बाद, इस प्रकरण के बाद जो है 2 मई को डीएम साहब ने खुद से जो है वो जो सेक्रेटरी है उन्हें वो एप्लीकेशन देते हैं कि जब तक के जो कार्रवाई चल रही है, सरकार ने जो सेक्रेटरी साहब है जो सरकार के, उन्होंने एक 2 IAS अधिकारी की जो एक टीम बनाई है जो इस पूरे प्रकरण की जांच करेगी। तो जांच चल रही है। उसके बाद डीएम साहब ने खुद से 2 मई को एक एप्लीकेशन दिया जो सेक्रेटरी साहब है उन्हें, कि जब तक ये कार्रवाई नहीं हो जाती है और उसे फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए जो निष्पक्ष तरीके से जांच हो सके, इसके लिए उन्होंने आग्रह किया सेक्रेटरी से कि उन्हें जो है सेवा से मुक्त किया जाए तब तक। हालांकि इस सरकार ने इस आग्रह को मान ली। उनके कहने पर उन्हें नौकरी से उनका जो पदभार है उनसे अभी मुक्त रखा है जब तक कि ये जो कमेटी जो बनाई गई है, जो रिपोर्ट जो आनी है वो नहीं आ जाती है। उसके बाद फिर सरकार ये फैसला लेगी कि आगे क्या करना है। और लेकिन जो मीडिया है वो उनकी एक तरीके से गलती ये भी रही इस दौरान कि ये जो सरकार का आदेश आया उन्हें बर्खास्त करने का, तो उन्होंने बिल्कुल ये नहीं बताया कि इसका जो एप्लीकेशन था वो खुद जो है वो डीएम साहब ने, जो शैलेश कुमार यादव है, त्रिपुरा के वेस्ट के डीएम है, उन्होंने एक तरीके से इसका जो एप्लीकेशन किया था सरकार को। तो ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कि डीएम साहब को उनके काम के चलते सस्पेंड किया गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ने बल्कि उन्हें और अधिक जो है पदभार दिया है, उनकी जिम्मेदारी और बढ़ाई है, और ज़्यादा उन्हें ताकत दी है, दो अतिरिक्त भार दे करके जो डीएम के साथ है। तो सरकार कॉन्फिडेंस है, और ये अच्छी बात है कि सरकार कम से कम ऐसे अधिकारी जो निष्पक्ष रूप से एक तरीके से कानून का पालन करवाने के लिए जो किसी चीज़ की परवाह नहीं करते हैं। हालांकि थोड़ा सा सेंसिटिव होना चाहिए, लेकिन जो हुआ वो कहीं भी कम से कम मेरी नज़र में गलत नहीं है। अगर लोगों को लगता हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें ऐसी सख्त लहजे की ज़रूरत है। हम ये तो नहीं चाहते हैं कि जो सबसे सर्वोच्च अधिकारी है, जिनके पास सबसे ज़्यादा सरकारी ताकत होती है, वो एक तरीके से सिर्फ नेताओं के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहें, जी हजूरी करते रहें और बस नेताओं के आदेश पर काम करें। तो ये बहुत ही जो मॉरल वैल्यू है उनकी ये दिखाती है कि वो खुद से जो उनकी जो जिम्मेदारी है उनसे जब तक कि कार्रवाई नहीं हो जाती उससे दूर रहना चाहते हैं। लेकिन मीडिया ने इसे गलत तरीके से बताया कि उन्हें सस्पेंड किया गया है। हालांकि मैं जिस जगह रहता हूँ वहाँ के भी अभी पिछले दिनों कुछ खबर वायरल हुई थी कि यहाँ के जो कलेक्टर साहब है उन्हें भी बर्खास्त किया गया है। मुझे खुशी है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। ये अच्छी बात है कि दीपक आर्य अभी भी अपनी पोस्ट पर बने हुए हैं। तो ये वक्त किसी को हटाने या किसी को रखने का नहीं है, किसी पर आरोप लगाने का नहीं है, किसी को एक तरीके से सिर्फ भावनाओं के रूप में, भावनाओं के आधार पर किसी को गलत कहने का नहीं है। ये सबसे सर्वोपरि जो कानून है उसे इम्प्लीमेंट करने का ज़रूरत है, और उसके रास्ते में अगर कुछ ज़्यादती या फिर कुछ सख्ती हो भी जाती है तो उन्हें एक बड़े दिल के साथ उन्हें माफ़ करने की जो इस वक्त ज़रूरत है जनता को, वो होनी चाहिए। तो हमारे पास बहुत ही योग्य जो अधिकारी है वो है, पढ़े लिखे बहुत है हमारे पास में जो अधिकारी है। हमें बस ये चाहिए कि उनकी जो लगाम है वो सरकार के हाथ से छोड़कर उनके खुद के हाथ में देना होगा, ताकि वो पूरी ईमानदारी से काम कर सकें। सरकार के नियंत्रण में यकीनन वो अपनी योग्यता को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर ये देखने मिलता है कि गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं या फिर इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं अपनी योग्यता का। तो हम एक तरीके
तरीके से ये भी चाहते हैं कि जो अधिकारी है वो जो गवर्नमेंट का, जो नेताओं का, जो बड़े लोगों का जो नियंत्रण है उससे स्वतंत्र हो, वो सिर्फ कानून को सर्वोपरि माने। लेकिन उसके बाद अगर ऐसी कुछ हरकत हो जाती है तो हम ये भी कहते हैं कि ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए, ऐसा व्यवहार किसी तरीके से हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो हमें कम से कम एक चीज़ तय करनी होगी कि इस देश को सिर्फ भावनाओं के आधार पर चलना है। तो ये शादी सही थी या फिर जो डीएम साहब हैं उनका व्यवहार गलत था, तो फिर कुंभ मेला भी सही था, तो फिर अभी चुनाव हुए, जो चुनाव के वक्त जो भीड़ उमड़ी वो भी सही था, और तबलीगी जमात जो छोटी सी क्वांटिटी में हुई थी, हालांकि वो भी, उसे तो एक तरीके से खलनायक ही बता दिया गया, तो वो भी गलत था, सब गलत है। फिर कुंभ मेला सबसे बड़ी, इस खासतौर पर इस वक्त जब सबसे ज़्यादा प्रकोप में है देश, उस वक्त जो कुंभ मेला का जो आयोजन था वो तो और ज़्यादा गलत, और ज़्यादा सही हुआ, जिसमें कि 70 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। और उसके बाद अब ये खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश में जो 61 लोग जो है जो कुंभ मेला से होकर जो लौटे हैं, उनमें से 60 लोग, सिर्फ एक व्यक्ति जो है वो नेगेटिव पाया गया है। बाकी जो 60 लोग हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो आप सोच लीजिए कि लगभग 100% जितने भी लोग वहां से वापस आ रहे हैं उस कार्यक्रम को अटेंड करके, उस मेले को अटेंड करके, तो वो लगभग सभी के सभी पॉजिटिव आ रहे हैं। तो आप सोचिए कि 70 लाख लोगों ने उसमें हिस्सा लिया है, तो किस तरीके से वो एक सुपर स्प्रेड के रूप में वो आयोजन अब आने वाले वक्त में अपना रूप दिखा सकता है। तो मध्य प्रदेश से जो 61 लोग वहां से जो लौटे हैं उनमें से 60 जो है कोरोना पॉजिटिव आए हैं। और चिंता की बात ये है कि उसमें से भी जो 22 लोग हैं वो अभी भी सरकार की नज़र में नहीं है, वो सरकार उन्हें ढूंढ रही है। जो 22 लोग जो वहां से आए हैं निश्चित तौर पर वो भी पॉजिटिव होंगे। तो ये एक तरीके से ये दिखाता है कि हम भावनाओं में एक तरीके से देश का जो हित है, जो पब्लिक जो इंटरेस्ट है उसे हम भूल जाते हैं, और जो भावनाएं हैं सब बस वो सर्वोपरि रहती है, और वो कहीं ना कहीं नुकसान करती है, वो कहीं ना कहीं तकलीफ देती है, वो कहीं ना कहीं सरकार को विफल करती है, जो स्ट्रक्चर है उसको विफल करती है। तो हमें ये तय करना होगा कि हमें कानून चाहिए या सिर्फ हमें अपनी भावनाएं चाहिए। भावनाओं में देश यकीनन और ज़्यादा कमज़ोर होगा, कानून में यकीनन देश और ज़्यादा मजबूत होगा, और हम लड़ पाएंगे इस आपदा से। इस वक्त ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम मास्क का हर जगह उपयोग करें, घर के अंदर भी उसे लगाए रहें, जो सैनिटाइज है वो चीज़ों को करते रहें, जो वैक्सीन है अगर उपलब्ध है तो वो करते रहें, क्योंकि अभी तक देश की जो वैक्सीनेशन की जो अभियान है, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का अभियान हम इसे कहते हैं, लेकिन उसके बाद भी 2 से 5% ही अभी तक जो जनता है देश की उन्हें वैक्सीनेट किया गया है। तो इसमें बहुत लंबा वक्त लगना है, और तब तक यकीनन ये बहुत भयानक है कि कितने जाने इससे जाने वाली है। ये जो वेरिएंट है, जो पहले वाला वेरिएंट है, उसके बाद ये जो अभी जो दूसरा वाला जो वेरिएंट है, ये बहुत ज़्यादा पिछले वाले से एक तरीके से अलग काम कर रहा है। और ये अंदेशा भी बताया जा रहा है कि जो तीसरी जो लहर है उसमें बच्चों पर ये सबसे ज़्यादा असर करेगी। तो ये यकीन मानिए ये जितना इस वक्त तकलीफ दे नहीं है, ये तब हो सकता है जब ये बच्चों को अपनी गिरफ्त में लेगी। हम देख नहीं पाएंगे कि किस तरीके से बच्चे, अगर भगवान न करे ऐसा कुछ हो, लेकिन बच्चों को जान गंवाते हम नहीं देख पाएंगे। हम एक तरीके से बिखर जाएंगे। तो उस हालात को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सारे जो आयोजन है उसे बंद कर दें, जो सारे जो सम्मेलन है उसे ख़त्म कर दें, और जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो वैक्सीन है अगर मिल रही है तो उसे जल्दी से जल्दी लगाएं। केवल एकमात्र तरीका है हमारे पास में जो वैक्सीन लगाने का, बस वही एक उपाय है हमारे पास अभी इस आपदा से बचने का, इस कोरोना को मात देने का। तो भय ना करें, ये डर ना रखें कि वैक्सीन के लगाने से कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, तो कि उससे लगाने से आप और बीमार हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। निश्चित तौर पर जो पावरफुल जो डोज होता है उसका थोड़ा बहुत कुछ जो साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन वो आपकी जान बिल्कुल नहीं लेगा। इससे पूरा टेस्ट किया गया है, उसके बाद ही आपको इतने वक्त के बाद ये मिल पा रहा है, और मिल पा रहा है तो आप इसका इस्तेमाल करें, आप इसे लगवाएं, जल्दी से जल्दी लगवाएं, क्योंकि आने वाले वक्त में ये पूरा अंदेशा है कि कोरोना जो है वो और ज़्यादा ताकतवर होकर सामने आएगा। और ऐसे वक्त में फिर आपके पास आपका जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसे बूस्ट करना बहुत ज़रूरी है। उस वक्त के पहले आपके बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसे और बेहतर बनाना बहुत ज़रूरी है। और एकमात्र जो वैक्सीन है वही उस चीज़ को बेहतर बना सकती है। अदरक, लहसुन या फिर वो सेंधा नमक या फिर फिटकरी या फिर नींबू का रस जो नाक में डालने वाला, ये सब टोटके टूने ये काम नहीं आएंगे।
विज्ञान पर भरोसा रखें। ये ऐसी हरकतों से जो सोशल मीडिया पर एक तरीके से प्रचारित हो रही है, जो घरेलू उपचार के रूप में जो एक तरीके से जो निराधार चीज़ें जो बता रहे हैं, वो और ज़्यादा आप लोगों के लिए जानलेवा हो सकती है। तो ऐसी चीज़ों से बचें और अपना ख्याल रखें, लोगों का ख्याल रखें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। और ऐसे वक्त में बहुत ज़रूरी है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहे, सारे आयोजन कैंसिल करें। तो ऐसे वक्त में डीएम साहब की जो कार्रवाई थी वो निश्चित तौर पर सही मेरी नज़र में है। हो सकता है आपको गलत लगे, लेकिन अभी जो देश को ज़रूरत है वो ऐसे ही सख्त कानून की ज़रूरत है। दुनिया ये सजेशन दे रही है कि ऐसे हालात में, जबकि हालात इतने जो हाथ से बाहर जा चुके हैं, तो जो लॉकडाउन है वही एकमात्र तरीका है इन सब चीज़ को रोकने का, क्योंकि हेल्थ स्ट्रक्चर फेल हुआ है, सरकार फेल हुई है और हालात वाकई में बहुत ही भयानक है। जो सरकारी आंकड़े हैं वो भी बहुत भयानक है जिस तरीके से आ रहे हैं। हालांकि ये तब आ रहे हैं जब देश के अलग अलग राज्यों से ये खबर आ रही है कि सरकारी आंकड़े बहुत कम बताए जा रहे हैं, जो दरअसल में जो एक्चुअल के जो आंकड़े हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो हमें ये मानकर चलना चाहिए कि लगभग पूरा देश अभी संक्रमित हो चुका है। तो हमें इससे बचने के लिए बस एक दूसरे से जितना हो सके दूर रहना है और ऐसे आयोजन से बचें। डीएम साहब की कार्रवाई मेरी नज़र में सही है। ऐसा ही हर किसी जो अधिकारी है उन्हें होना चाहिए, जो कानून को सर्वोपरि रखना चाहिए। लेकिन इसकी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो कानून का इम्प्लीमेंटेशन है वो आम जनता पर भी समान हो, जो बड़े नेता पर भी समान हो, हर किसी के लिए समान होने चाहिए। तो इसका अगर ध्यान रखा जाए तो इस व्यवहार को सही कहा जा सकता है। नमस्कार दोस्तों।